चलो सुनना स्टार्ट करना। वैसे लास्ट टर्न पे इसका थोड़ा सा पोर्शन अपन ने समझ लिया था, एक बार उसी को अपन देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट टर्न पे तुम्हें याद हो तो अपन ने देखा था कि नर के अंदर या मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होने वाला है? टेस्टिस या वृषण होने वाला है। टेस्टिस या वृषण की संख्या कितनी होने वाली है? एक जोड़ी होने वाली है, ठीक है ना। और ये जो टेस्टिस या वृषण जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये लोकेशन भी अपन ने देख ली थी, कहाँ पर होते हैं अपन ने देखा था सबसे पहले, अंश मेखला में कि श्रोणि मेखला में, यानी पेक्टोरियल या पेल्विक गर्डर में। कहाँ पर होते हैं? पेल्विक गर्डर के अंदर। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अब यहाँ पे पेल्विक पार्ट में अगर मैं बात करूँ तो तुम्हें बताया भी था, एब्नॉर्मल कैविटी के ऊपर की तरफ होंगे कि नीचे की तरफ होंगे, यानी उदर गुहा के ऊपर की तरफ होने वाले हैं कि नीचे की तरफ होने वाले हैं? नीचे की तरफ होने वाले हैं। और नीचे की तरफ भी कहाँ होने वाले? बॉडी के अंदर होने वाले कि बॉडी के बाहर होने वाले हैं? बॉडी के बाहर की तरफ। बाहर की तरफ एक थैली के समान या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। उस संरचना का नाम क्या था? वृषण कोश या स्क्रोटम होता है। वृषण कोश या स्क्रोटम की बात की जाए तो अपन इससे पहले की तरफ चलते हैं। जब अपना बर्थ होता है या अपन माँ के गर्भ के अंदर होते हैं उस समय अगर मैं बात करूं कि वृषण या टेस्टिस जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? उदर गुहा या एब्नॉर्मल कैविटी में होते हैं। फिर कहां चले जाते हैं? वृषण कोश या स्क्रोटम में चले जाते हैं। वहां पर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां एक विशेष प्रकार की मसल पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? डाल्टोज मसल्स। डाल्टोज मसल की बात करें अगर, डाल्टोज मसल जो होती है वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर बनाए रखती है या कम या ज्यादा बना के रखती है? कम। कितना कम बना के रखती है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। जो किसके लिए अनिवार्य होता है? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अब यहां से उदर गुहा से इसको वृषण कोश में जाना है, यानी एब्नॉर्मल कैविटी से स्क्रोटम में जाना है, तो उड़ के जाएंगे, किसी के माध्यम से जाएंगे? एक नलिका के माध्यम से, एक ट्यूब के माध्यम से जाएंगे, जिस नलिका या ट्यूब का नाम क्या होता है? इग्वाइनल कैनाल। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था इग्वाइनल कैनाल के अंदर एक कोड पाई जाती है, उस कोड का नाम क्या था? स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड में कितनी चीजें होती वाली, कितनी मसल्स होने वाली है? 2। पहली कौन सी? फेशिया। दूसरी कौन सी होने वाली है? कौन सी होने वाली है? क्रीमेस्टल्स मसल, जो वृषण को या टेस्टिस को क्या करेंगे? स्टेबल बना के रखेंगे, उसको एक पोजीशन में नियत बनाने का, कांस्टेंट बनाने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? क्रीमेस्टल मसल्स के अंदर द्वारा, ठीक है ना। स्पर्मेटिक कोड की बात की जाए तो स्पर्मेटिक कोड से कितनी चीजें गुजरने वाली है? कितनी चीजें बताई थी मैंने तुम्हें? कितनी याद है क्या? 4। 4 में पहली कौन सी बताई थी? ब्लड वेसल्स। दूसरी कौन सी बताई थी बताओ? लिम्फ वेसल्स, ठीक है ना, यानी लसिका वाहिनियां। तीसरी कौन सी बताई थी? न्यूरॉन्स, यानी तंत्रिका कोशिकाएं। और चौथी क्या बताई थी? वास्ट डिफरेंस। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? ये चारों चीजें स्पर्मेटिक कोड से होते हुए गुजरती है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? ये बात कंप्लीट होने के बाद अपन ने क्या किया था? वृषण का डायग्राम बाहर की तरफ बनाया था। जब वृषण का डायग्राम बनाया तो तुम्हें याद होगा वृषण के अंदर बहुत सारे ब्रैकेट समान संरचनाएं थी, कोष्ठक समान संरचनाएं थी। इन ब्रैकेट समान संरचनाओं को अपन ने क्या नाम दिया था बताओ? टेस्टिकुलर रोब्यूल्स। टेस्टिकुलर रोब्यूल्स की संख्या बताओ कितनी लिखी थी अपन ने? कितनी लिखी थी बताओ रे? 250 पर टेस्टिस। अगर मानव के अंदर पूछूं तो कितनी होने वाली हैं? 500। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? प्रत्येक टेस्टिकुलर रोब्यूल्स में 1 से 3 नलिकाएं हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इन नलिकाओं का नाम क्या होता था बताओ? हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिका। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या पर टेस्टिकुलर रोब्यूल्स में कितनी हो गई? 1 से 3। इसके बाद मैंने शुक्रजनन नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम बनाया था, याद है कि नहीं है? यहां पर इसके अंदर कितनी सेल बनाई थी, याद है कि नहीं है? बताओ शुक्रजनन नलिका में टोटल कितनी सेल थी? 1 थी कि 2 थी? 2 में पहली कौन सी थी बताओ? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया किसका फॉर्मेशन करेगी बताओ? स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाली है। दूसरी सेल कौन सी होगी? सर्टोरी सेल, जिसका दूसरा नाम क्या होगा? नर्स सेल। ये क्या करेगी? स्पर्म को क्या देगी? पोषण देगी, न्यूट्रिएंट देने का काम करेगी। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? इसी के ठीक बाहर की तरफ, शुक्रजनन नलिका के बाहर की तरफ एक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? लेडिंग कोशिका। लेडिंग कोशिका का दूसरा नाम क्या होता है? अंतराली कोशिका, इंटरस्टिशियल सेल। ये क्या कुछ काम करने वाली है कि बैठी रहने वाली है? कौन सा हार्मोन बनाएगी बताओ? टेस्टोस्टेरोन, जिसका दूसरा नाम क्या होने वाला है? एंड्रोजन। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अगर मैं यहां पे पूछूं, यहां पर एक और कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसका नाम क्या होगा?
प्रतिरक्षा कोशिका समूह होगा, ठीक है ना। इम्यूनोलॉजिकल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होने वाली हैं जो यहाँ पर इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करने का काम करने वाली। सटोरी कोशिका जो होने वाली केवल इनको पोषण ही नहीं देने वाली, यहाँ पर एक फैक्टर को रिलीज करते एक प्रोटीन भी बनाती है जिसका नाम क्या होता है, एबीपी। एबीपी का पूरा नाम कितने शब्दों का था, 3। पहला कौन सा, एंड्रोजन, दूसरा कौन सा, बाइंडिंग, तीसरा कौन सा, प्रोटीन। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, ये चीज अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद अगली बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करें अगर तो सुनो फटाफट। अब देखो यहां पर अब अपन को स्पर्म को फॉर्मेशन भी करना है और स्पर्म को बॉडी से बाहर भी निकालना है। इस टॉपिक को पढ़ने का मीन क्या है समझना सबसे पहले, कि अपन को स्पर्म का फॉर्मेशन भी करना है और स्पर्म को बॉडी से कहां निकालना है, बाहर की तरफ भी निकालना है। तो सबसे पहले वहीं से प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला। और स्पर्म का फॉर्मेशन सबसे पहले कहां पर होता है, तुम्हें पता है, वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस के अंदर भी कहां पर होता है, कौन सी नलिकाओं में होता है, शुक्रजनन नलिका, जिसे इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब स्पर्म बन तो गए यहां पर, क्या स्पर्म को बना के यहीं पर रखना है कि बॉडी से बाहर निकालना है, बॉडी से बाहर निकालना है। अब बाहर कैसे निकाला जाएगा वही समझना। अब स्पर्म यहां पर बन गए, इन स्पर्म को प्रत्येक, ये वाला टेस्टिकुलर ओव्यूल्स हो गया, 1 2 3, क्या 3 ही होते हैं कि बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, कितने होते हैं, 250 होते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, इन 250 में से प्रत्येक टेस्टिकुलर ओव्यूल से एक एक नलिका निकलती, ये एक एक नलिका निकल गई सब में से। और प्रत्येक टेस्टिकुलर ओव्यूल से निकलने वाली जो नलिका होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्यूबरी रेक्टी। क्या नाम होता है, ट्यूबरी रेक्टी। नाम अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, फिर से सुन लेना। वृषण के अंदर सबसे पहले कहां जाने, बहुत सारे कक्षों में, कक्षों का नाम क्या होने वाला है, टेस्टिकुलर ओव्यूल्स। टेस्टिकुलर ओव्यूल्स में नलिकाएं होगी, नलिकाओं का नाम क्या होगा, शुक्रजनन नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही सबसे पहले क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। स्पर्म को यहीं पर रखना है कि बॉडी से बाहर निकालना है, बाहर निकालना है। तो यहां पर शुक्रजनन नलिका से या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बहुत सारी नलिकाएं निकल रही है और इन नलिकाओं को अपन ने क्या बोल दिया, ट्यूबरी रेक्टी। ये लगभग कितनी होगी संख्या में, देखो एक टेस्टिकुलर ओव्यूल से कितनी निकल रही है, एक, तो 250 है तो कितनी होगी, ये भी 250 हो गई। अब 250 एक जगह जाकर के इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है ना, ये जैसे इकट्ठी हुई कि नहीं हुई, ऐसे इकट्ठी हो जाएगी। तो 250 नलिकाओं का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, पूरा का पूरा जाल जो बनेगा, उसी जाल को अपन क्या कहने वाले हैं, रेटेटेस्टिस। समझ में आई बात मेरी क्या, अरे समझे कि नहीं समझे। तो वास्तविकता में रेटेटेस्टिस कुछ भी नहीं है, ट्यूबरी रेक्टी का एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक जाल होता है, जिसे अपन कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस कहते हैं। इसीलिए हिंदी में भी तुमने देखा होगा वृषण जाल लिखा हुआ है रेटेटेस्टिस को। समझ में आई बात मेरी क्या, तो इसीलिए लिखते हैं। आगे देखो, अब यहां से ये वृषण हो गया। अब वृषण से शुक्राणुओं को कहां लेकर जाना है, स्पर्म को कहां लेकर जाना है, बाहर लेकर जाना है। और इस वृषण से शुक्राणुओं को या स्पर्म को बाहर ले जाने का काम जिन नलिकाओं के द्वारा किया जाता है उनका नाम क्या है, वास एफ्रेंशिया। समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन अगर आ जाए कि निम्न में से कौन सी नलिका है जो स्पर्म को वृषण से या टेस्टिस से बाहर ले जाने का कार्य करती है, फंक्शन करती है, उन नलिकाओं का या ट्यूब का नाम क्या होगा, वास एफ्रेंशिया। समझ में आई बात मेरी क्या, अरे समझे कि नहीं समझे, वास एफ्रेंशिया याद रहेगी कि नहीं रहेगी। अब इसके बाद सुनो, वास एफ्रेंशिया से आगे चले तो वास एफ्रेंशिया से आगे की तरफ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, बहुत कुंडलित भाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पूरा कुंडलित भाग क्या कहलाता है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस वह भाग होता है जहां स्पर्म को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है और स्टोर होने के साथ साथ इसका क्या किया जाएगा, क्रियात्मक परिपक्वन भी किया जाएगा। तो पहला अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मेल की बॉडी में स्पर्म का फंक्शनल मैचुरेशन कहां पर होता है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूं, 2-3 बार ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसीलिए याद रखना है कि वैसे बोर्ड में कोई नहीं पूछता क्योंकि ये इतना लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अपने नीट के अंदर पूछे गए हैं तो वही क्वेश्चन तुम्हारे सीयूटी में रिपीट हो सकते हैं क्योंकि एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है ना, तो याद रखना है अपन को। और बीएससी नर्सिंग में भी 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पर्म का क्रियात्मक परिपक्वन नर में खाली जगह और मादा में खाली जगह होता है, और फिर ऑप्शन दिए जाते हैं 4। समझ में आ रही है। तो मादा पे अपन अभी आए नहीं है, नर का अच्छे से याद रखना है। नर में अगर स्पर्म का क्रियात्मक परिपक्वन यानी फंक्शनल मैचुरेशन अगर तुम्हें करना है तो कहां पर करना पड़ेगा,
एपिडिडाइमिस में करना पड़ेगा। अब यहां तक एपिडिडाइमिस में पहुंच गए, एपिडिडाइमिस से स्पर्म को आगे एक लंबी नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस नलिका का नाम क्या होता है, वाश डिफरेंस। और वाश डिफरेंस का अंतिम हिस्सा, ये देखो ये प्रारंभिक हिस्सा है, तो ये एंडिंग वाला हिस्सा ये वाला होगा कि नहीं होगा, और एंडिंग वाला हिस्सा हल्का सा फूला हुआ होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला कहते हैं। समझ में आई बात मेरी क्या? अब दूसरी चीज सुनना, वैसे तो ये क्वेश्चन देते नहीं है लेकिन कभी कभी दे दे। जैसे स्पर्म जो है बॉडी के अंदर बन गए, समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अब बॉडी के अंदर बन गए तो अपने आप निकल जाएंगे क्या? पॉसिबल नहीं है। जब मानव या नर निकालना चाहेगा उस समय निकलेंगे। तो जो स्टोर स्पर्म होंगे, ठीक है ना, इकट्ठे करके रखना पड़ेगा परमानेंट। जब तक इनको रखना है परमानेंट, ये तो टेम्परेरी स्टोरमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे टेम्परेरी कुछ समय के लिए भंडारण किया जाता है, लेकिन परमानेंट जो भंडारण किया जाता है स्पर्म का, वो कहां पर किया जाता है, इस एम्पुला वाले भाग में किया जाता है। समझ आ रही है? क्वेश्चन पूछते तो नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए याद रखना, फिर से सुन लेना। यहां से यहां तक चल रहे अपन पहले, फिर इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे यहां से यहां तक। पहले यहां तक सुनना। सबसे पहले अगर तुम्हें स्पर्म का फॉर्मेशन करना है तो बताओ सबसे पहले कौन से ऑर्गन में करोगे, प्राथमिक जनन अंग की द्वितीयक जनन अंग, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? प्राइमरी। प्राइमरी कौन से होते हैं, वृषण। वृषण के अंदर या टेस्टिस के अंदर भी कहां पे करोगे, कोष्ठक होंगे, कोष्ठकों का नाम क्या होगा, टेस्टिकुलर रोब्यूल। क्या नाम होगा, टेस्टिकुलर रोब्यूल्स। क्या वहां पर होने वाले हैं स्पर्म का फॉर्मेशन, क्या नहीं, तो कहां पर होने वाले हैं, उसमें पाई जाने वाली नलिका, नलिका का नाम क्या होगा, शुक्र जनन नलिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वहीं पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। वहीं पर क्यों होगा, क्योंकि वहां पर एक स्पेसिफिक सेल होगी, सेल का नाम क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम होगा, स्पर्मेटोगोनिया। इसने यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया। स्पर्म बन तो गए लेकिन अब स्पर्म को आगे एक साथ लेकर जाना है, और प्रत्येक टेस्टिकुलर रोब्यूल से स्पर्म को ले जाने के लिए एक नलिका होती है जिसका नाम क्या होता है, ट्यूबरी रेक्टी। क्या नाम होगा, ट्यूबरी रेक्टी। और बहुत सारी ट्यूबरी रेक्टी मिलकर एक जाल बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, उसका नाम क्या होगा, रेटेटेस्टिस। अब रेटेटेस्टिस से स्पर्म को आगे ले जाने का काम कौन करेगी, वास एफ्रेंशिया। वास एफ्रेंशिया आगे स्पर्म किसको दे देगी, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट को, जिसका नाम क्या होगा, एपिडिडाइमिस। वहां पर स्पर्म को क्या किया जाएगा, इकट्ठा भी किया जाएगा और उसका क्या किया जाएगा, क्रियात्मक परिपक्वन भी किया जाएगा, यानी फंक्शनल मैच्योरेशन भी किया जाएगा। इसके बाद स्पर्म एक लंबी नलिका को दे दिया जाएगा जिसका नाम क्या होगा, वाश डिफरेंस। वाश डिफरेंस का एंडिंग वाला पोर्शन हल्का सा फूला हुआ होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, एम्पुला। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लो। इसके बाद यहां से स्पर्म एक नलिका में आ जाते हैं जिसका नाम क्या होता है, स्खलनीय नलिका। देखो अभी तक यहां से यहां तक जो गमन कर रहा था वो कौन गमन कर रहा था, केवल और केवल स्पर्म गमन कर रहा था। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? जो ट्रांसफर यहां से यहां तक हुआ है वो केवल स्पर्म का हुआ है। अब धीरे धीरे ये सीमन बनना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वीर्य का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। कैसे, सुना। अब जो स्पर्म आए वो कहां चले जाएंगे, इस स्खलनीय नलिका से होते हुए कौन सी ग्लैंड के पास चले जाएंगे, शुक्राशय के पास। शुक्राशय अपना जो भी पदार्थ मिलाना है वो मिला देगी, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी ग्रंथि के पास चले जाएंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि से कहां पर चले जाएंगे, काउपर ग्रंथि, और काउपर ग्रंथि से होते हुए पेनिस से होते हुए कहां चले जाएंगे, बॉडी से बाहर। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लो। अब देखो यहां पे ये तीनों ग्रंथियां इसके साथ क्या करने वाली है, वही प्रोसेस अपन समझेंगे। यहां तक किसी को भी दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना। अरे समझ में आ रही है बात, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो। अब देखो इनका प्रोसेस क्या है, पहले तो पद लिख देते अपन। पद क्या, पहले सारे ग्रंथियों को ही खत्म कर देते ताकि फिर अलग एक साथ ही पद कर देंगे। सहायक ग्रंथियां,
थोड़ी थोड़ी लग रही है, थोड़ी थोड़ी लगनी चाहिए। हाथ नहीं चल रहे तो थोड़े वाइब्रेशन होते रहेंगे, समझ आ रही है, तो थोड़े एक्टिव रहोगे, समझ गई। चलो देखो, सीमन वीर्य स्पर्म 10%, प्लाज्मा 1%, फ्रक्टोज कैल्शियम +2, चलो देखो यहाँ पे पहले इन तीनों को देख लेते हैं, फिर पेनिस को वहीं पे अपन ने डिटेल में समझ लेंगे, वहीं पे कंप्लीट कर देंगे। पहले इन तीनों ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, तीनों ग्लैंड्स की क्या भूमिका होती है और क्या इंपॉर्टेंस होती है उसी की अपन बात करते हैं। बहुत बार मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके नंबर्स पे ही पूछा जाता है कि इनकी संख्या होती कितनी है, कितने नंबर्स में प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इनकी बात करूं, जितनी भी सहायक ग्रंथियां होने वाली, एसेंसरी ग्लैंड होने वाली हैं, उन सभी ग्लैंड्स की बात करें तो 3 टाइप्स की है। पहली जो होने वाली अपने पास वो कौन सी है, शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल होता है। सेमिनल वेसिकल जो होता है वो संख्या में कितना होने वाला है, एक पेयर होने वाला है, एक जोड़ी होने वाला है। जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होने वाली है, एक सिंगल होने वाली है, ठीक है ना। और काउपर ग्लैंड भी कितनी होने वाली है, एक जोड़ी होने वाली है, एक पेयर की फॉर्म में होने वाली है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। सबसे पहले इनकी संख्या अच्छे से याद रखनी है। संख्या याद रखने के बाद अगर मैं बात करूं कि वीर्य या सीमन जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला जो होता है वो कौन सा पोर्शन होता है, स्पर्म, जो केवल और केवल 10% होता है, ठीक है ना। और बचा हुआ 90% जो होता है अन्य प्रोडक्ट होते हैं। और ये अन्य प्रोडक्ट जो होते हैं इन सभी का निर्माण, जिन्हें अपन सेमिनल प्लाज्मा कहा है, इन सभी का फॉर्मेशन शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि तीनों मिलकर के करते हैं। अब कौन क्या क्या बनाता है उसी की बात करते हैं, क्योंकि स्पर्म तो केवल 10% है। समझ में आ रही है, स्पर्म केवल 10% होने वाले हैं। सीमन का मतलब ये नहीं है कि स्पर्म ही है, सीमन का पार्ट होता है स्पर्म, ठीक है ना, जो केवल 10% होने वाला है। और ये 10% जो होता है इसको पोषण देने के लिए भी यहां पर कारक होंगे, इसकी गति को कंट्रोल करने के लिए भी कारक होंगे। समझ में आ रही है, इन सभी के मूवमेंट के लिए विशेष प्रकार के फैक्टर्स होने वाले, और ये फैक्टर कैसे इसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं वही है यहाँ पे अपन समझने वाले। अगर मैं बात करूं तीनों ग्रंथियों में पहली ग्रंथि की, पहली ग्रंथि का नाम क्या है, शुक्राशय। शुक्राशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो होने वाला वो संख्या में कितना हो गया, 1 पेयर। और जो टोटल सीमन होने वाला है, टोटल जो सीमन होने वाला है उसका कितने प्रतिशत भाग का फॉर्मेशन करेगा, 60 से 65% भाग। इस 60 से 65% भाग में जो मुख्य पॉइंट तुम्हें अच्छे से याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, फ्रक्टोज, जो क्या होता है, शुक्राणु ईंधन होता है। यानी शुक्राणु को या स्पर्म को एनर्जी देने का जो सोर्स होता है, क्योंकि शुक्राणु या स्पर्म इसके अंदर तो आगे, लेकिन इनको क्या चाहिए, खाना। और खाना देने का काम करने के लिए एक विशेष प्रकार के फैक्टर का फॉर्मेशन किया जाता है, एक विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता है, जो किसके द्वारा बनाया जाता है, शुक्राशय के द्वारा या सेमिनल वेसिकल के द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, फ्रक्टोज। इसके अलावा कैल्शियम भी होते हैं, कुछ एंजाइम भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और मेनली फैक्टर जो होता है वो कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन। ये नाम कभी तुमने सुना है क्या, फाइब्रिनोजन कहाँ पे सुना, कभी सुना है क्या, कहाँ पे सुना बताओ, क्या ब्लड में क्या काम करता है बताओ, ब्लड क्लॉट बनाने का जो काम किया जाता है तुमने सुना होगा, फाइब्रिन और प्लेटलेट दोनों मिलकर के करती है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, यहां पर भी सीमन को थोड़ा गाढ़ा बनाना है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, उसको गाढ़ा बनाने के लिए या इसको थोड़ा सा थिकनेस
मोटा बनाने के लिए जिस विशेष फैक्टर को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है वो फैक्टर, यहाँ पे वो ब्लड वाला सेम फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन का एक ही फंक्शन है गाढ़ा बनाना किसी भी पदार्थ को, समझ में आ रही है। वहां ब्लड को भी गाढ़ा बनाता है ताकि ब्लड क्लॉटिंग हो सके, ब्लड क्लॉट हो सके और ताकि ब्लड जो आ रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है वो कम हो सके, समझ में आ रही है बात मेरी क्या। यहां पर भी सेम है, अगर वीर्य या सीमन को गाढ़ा बनाना है ताकि स्पर्म की एनर्जी कम लॉस हो सके, ज्यादा स्पर्म की एनर्जी लॉस नहीं हो सके, तो उसको गाढ़ा बनाने के लिए या मोटा बनाने के लिए जो फैक्टर रिलीज किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, शुक्राशय के द्वारा, और उसका नाम क्या होगा, फाइब्रिनोजन। बताओ जन यानी सक्रिय है कि निष्क्रिय है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है, बताओ। एक्टिव नहीं, इनएक्टिव है, समझ आ रही। जिसके पीछे भी जन और आगे प्रो वर्ड आ जाए, समझ में आ रही। जिस भी एंजाइम या कारक के पीछे जन आ रहा है और आगे की तरफ प्रो वर्ड आ रहा है तो वो फैक्टर हमेशा क्या माने जाते हैं, निष्क्रिय माने जाते हैं, समझ में आ रही है बात मेरी क्या। जहां पर भी बायोलॉजी में जिस भी फैक्टर के पीछे जन आ जाए और आगे प्रो आ जाए वो सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, उनको एक्टिव करना पड़ता है और एक्टिव करने के लिए अपने पास ऑलरेडी क्या पड़ा है, कैल्शियम। समझ में आई बात मेरी क्या। तो अच्छे से याद रखना है यहाँ पर शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल जो पहली ग्रंथि होने वाली, एक होने वाली है कि एक जोड़ी होने वाली है, एक जोड़ी। कितनी चीजें याद रखनी है इसके अंदर, तुम्हें 3 मेनली याद रखनी है। पहला कौन सा याद रखना है, फ्रक्टोज, क्या काम करेगा, शुक्राणु ईंधन के रूप में काम करेगा। दूसरा कौन सा याद रखना है, कैल्शियम। और तीसरा फैक्टर कौन सा याद रखना है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन कुछ काम करेगा कि फोकट बैठा रहेगा, काम करने वाला है। क्या काम करने वाला है बताओ, सीमन या वीर्य को क्या करेगा, गाढ़ा बनाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना पहले में। अब दूसरी बात करते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें। प्रोस्टेट ग्रंथि सिंगल होने वाली है कि डबल होने वाली है, सिंगल होने वाली है। ये क्या करती है, टोटल सीमन का कितने प्रतिशत भाग बनाएगी, 25 से 30% भाग। जो सीमन का कलर होता है, जो हल्का सा मिल्की कलर का होता है, दूधिये रंग का होता है, वो मिल्की कलर देने का काम भी कौन करेगा, प्रोस्टेट ग्रंथि। उसमें से जो स्मेल आएगी वो स्मेल देने का काम भी इनके द्वारा रिलीज होने वाले एंजाइम और फैक्टर ही करते हैं। और ये जो स्मेल देने का काम करेगा वो भी कौन सी ग्रंथि करेगी, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में कैल्शियम, कुछ एंजाइम और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन जो फैक्टर्स होने वाला है, बताओ ये क्या काम करेगा, फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन क्या काम करेगा। लाइसिन का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, लाइसिस या लाइसिन ऐसा वर्ड आए तो इसका मतलब क्या होता है, विघटन करने वाला, तोड़ने वाला। जैसे ग्लाइकोलाइसिस नाम सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है, समझ में आ रही है। ग्लूकोज के विघटन की अभिक्रिया पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, जिसमें ग्लूकोज को फाइनली तोड़ दिया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस या लाइसिन जिसके पीछे भी आ जाए उसका मतलब क्या होगा, तोड़ना। अब कहीं पर जैसे यहां पर जैसे इसने जमाने का काम किया, इसको गाढ़ा करने का काम किया, अब कहीं पर इसको गाढ़े की जगह पतला करना है ताकि इसका मूवमेंट जल्दी हो जाए। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। गाढ़ा पदार्थ है क्या, वो मूवमेंट आसानी से करेगा क्या। मैं कहता हूं 2 चीजें लाके यहां पे गिरा दो, समझ में आ रही है बात मेरी क्या। एक तो पानी ले लो और दूसरा जो रसगुल्ले होते हैं कि नहीं, 5-6 किलो का रसगुल्ले लेके आना तुम, मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट ही बता भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। कल 5-6 किलो रसगुल्ले लेके आना, उसकी जो चाशनी होगी ना वो ले लेंगे अपन एक्सपेरिमेंट में। रसगुल्ले तुम सोच लेना कहाँ जाएंगे, समझ में आ रही है बात मेरी क्या। तो अपन क्या करेंगे, पानी में मेरी तरफ से ले आऊंगा, समझ आ रही, बंटवारा करेंगे इक्वली, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि सारी चीजें हमें ही लानी है, ठीक है ना। रसगुल्ले तुम ले आना, ठीक है, पानी में ले आऊंगा, ठीक है ना, उल्टा तो होता ही नहीं ठीक है। अब क्या करेंगे, उसका जो रस बचा हुआ होगा उसको यहाँ पे गिराऊंगा और पानी को भी यहाँ पे गिराऊंगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। रस जो होगा वो कैसा होगा, मोटा होगा, और पानी वो होगा कैसा होगा, पतला होगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। जैसे ही दोनों को गिराऊंगा, बताओ तेजी से कौन गति करेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर कौन करेगा, बताओ पानी करेगा कि रस करेगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। जब तक अपन को एनर्जी को स्टोर करना है तब तक ये वाला कारक काम करेगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। और जैसे ही इसको अब अपन को लगता है कि अब शुक्राणुओं को तेजी से गति करवानी है, समझ में आ रही है बात मेरी क्या, बहुत फास्ट मूवमेंट करवाना है उसी समय, क्योंकि अभी भी ये कैसा है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। प्रो मतलब आगे, प्रो आ गया यानी सक्रिय है कि निष्क्रिय है, निष्क्रिय मतलब एक्टिव है कि इनएक्टिव है,
समझ में आ रही है बात मेरी क्या? जब इसको एक्टिव करनी होगी तो कैल्शियम इसको एक्टिवेट कर देगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? जब इसको एक्टिवेट करना है तो कैल्शियम इसको क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा, और एक्टिवेट करेगा इसको पतला कर देगा ताकि शुक्राणु या स्पर्म यहां से तेजी से क्या कर सके? गति कर सके। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? सारा मूवमेंट ये गाढ़ा बनाना है तो कौन बनाएगा? शुक्राशय। पतला बनाना है तो कौन बनाएगा? प्रोस्टेट ग्रंथि। समझ में आ रही है? दोनों फैक्टर अच्छे से याद रखना। फैक्टर पे क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन कभी आ जाए, ठीक है ना? तो फैक्टर के नाम अच्छे से याद रखना। अब तीसरी ग्रंथि की बात सुनना। तीसरी ग्रंथि का नाम क्या है? काउपर, जिसका दूसरा नाम क्या है? बर्बोयूरिथर ग्रंथि। बर्बोयूरिथर ग्रंथि की बात करें, संख्या में कितनी होने वाली है? 1 पेयर। 1 पेयर मतलब एक होने वाली है, एक जोड़ी होने वाली है, एक जोड़ी होने वाली है। वीर्य या सीमन का कितने प्रतिशत भाग बनाएगी? 1 से 5% भाग केवल। और इसके द्वारा क्या रिलीज किया जाएगा? श्लेष्मा। अब इस श्लेष्मा का क्या फंक्शन होगा सुनना। जैसे तुमने पढ़ा होगा, बताओ मूत्र का पीएच कितना होता है? क्या? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, कैसा होता है? क्या पता है किसी को? हल्का अम्लीय होता है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? और जो अपन स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, जो सीमन बनाएंगे, वो कैसा होगा? क्षारीय होगा, हल्का। समझ में आ रही? हल्का क्षारीय होगा। अब देखो, अगर मैं बोलूं, यहां पे ध्यान से देखना, स्पर्म यहां से आ रहा है, सीमन यहां से आ रहा है। समझ आ रही है? यहां पर आने के बाद सीमन का मार्ग ये हो जाएगा, पथ ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रही है? इसके ऊपर की तरफ यूरिनरी ब्लेडर है, मूत्राशय। समझ में आ रही है? जो मूत्र को इकट्ठा करने का काम करता है। ये भी मूत्र को कहां त्यागेगा? यहां की तरफ ही त्यागेगा। यानी कुल मिलाकर के मूत्र का और जो वीर्य को त्याग करने वाला पथ होगा, वो सेम होने वाला है कि अलग अलग होने वाला है? सेम होने वाला है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अगर मान लो कि यहां से यूरिन पास आउट किया, तो कुछ यूरिन के पॉइंट्स यहां पे लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे? तो ये वाला जो मीडियम होगा कैसा हो जाएगा बताओ? एसिडिक होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अब एसिडिक मीडियम होगा तो स्पर्म आएंगे, तो स्पर्म एसिडिक मीडियम में नष्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? खत्म हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अरे समझे कि नहीं समझे? जैसे तुमने देखा होगा, बहुत सारी चीजों को नष्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम का ही यूज किया जाता है। जैसे कभी कभी देखा होगा, नली नाला बंद हो जाता है तो उसमें एसिड लाके डाल दिया जाता है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? यहां पर भी अगर स्पर्म आ गए तो इस मीडियम में उनका जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। अब इस मीडियम को क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि क्षारीय हो सके, ठीक है ना? जैसे ही यहां से वीर्य या सीमन आने वाला होगा, तो ये सूचना किसके पास जाएगी? काउपर ग्लैंड के पास। और काउपर ग्लैंड यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में रुब्रिकेशन कर देगी, यानी श्लेष्मा का सिक्रेशन करेगी। और ये श्लेष्मा क्या करेगा? यहां पर जो पहले से प्रेजेंट एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रल कर देगा। अगर एसिडिक मीडियम न्यूट्रल कर दिया जाएगा तो फिर आसानी से स्पर्म यहां से जा सकते हैं कि नहीं? स्पर्म का लॉस कम होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही है बात मेरी क्या? इसीलिए स्पर्म के लॉस को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का कार्य, जो स्नेहन, जैसे अपन देखते हैं या नहीं देखते? जैसे तुमने देखा होगा, घर्षण बोलते हैं अपन। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे मशीन होती है ना, जैसे अपनी स्कूटी वगैरह होती है कि नहीं, उसको टाइम टू टाइम ऑयल देना पड़ता है। समझ आ रही? ऑयल नहीं दोगे तो क्या होगा? उसमें फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? फ्रिक्शन होने से क्या होगा? जो अपनी पूरी मशीन है वो समय से पहले क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। समझ में आ रही है? यहां पर भी वही काम होने वाला है। समझ में आ रही है? ये क्या करेगा? एक तो यहां से जो मीडियम है, जो एसिडिक मीडियम, उसको समाप्त भी करेगा और यहां पे रुब्रिकेशन दे देगा ताकि स्पर्म यहां से तेजी से क्या कर सके? आगे गति कर सके। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अगर चिकनी चीज होगी, श्लेष्मा है, तो हल्का सा स्मूथ होगा कि नहीं? चिकना होगा कि नहीं होगा? चिकना होगा तो यहां से स्पर्म आसानी से गति करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यही काम किसका होता है? काउपर ग्लैंड का होता है, ठीक है ना? काउपर ग्लैंड के दो काम है वैसे, ठीक है ना? एक तो श्लेष्मा का फॉर्मेशन करेगा, जो स्नेहन देगा, और दूसरा एसिडिक मीडियम को क्या कर देंगे? खत्म। जो पहले एसिडिक मीडियम बना हुआ उसको क्या करना है? अपन को खत्म करना है। आई बात समझ में? क्या किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना, तीनों को एक बार साथ में खत्म करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लो। रे भाई, है दिक्कत? थोड़ा सा बोला करो रे भाई, थोड़ा थोड़ा बोला करो क्लास के अंदर, ठीक है ना? थोड़ी एनर्जी आए। समझ में आ रही है? नहीं तो मैं देखूँ कि कोई वो प्लांट में, समझते हो, बादल देखे हुए कि नहीं देखे हुए रे, तो वैसे। हाँ बोलो सर।
अरे सर नहीं बोलना है, ये बोलना है जो अपन पढ़ेंगे ना वो बोलना है। समझ गए बात मेरी क्या? कि सर 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 ये नहीं बोलना, ठीक है? समझ गए बात मेरी क्या? तो एक बार रिपीट जरूर करके आओ, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि ये 2 महीने हैं, कम से कम इसमें जो सोच के आओ वो टारगेट कंप्लीट करके आओ। तो थोड़ा ऐसे मौन धारण अपनी क्लास में नहीं करना है, ठीक है ना? क्लास में आप पास में मैथ वाले पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़े? पीछे की साइड ही बाहर इधर ही बैठते हैं, ठीक है ना? वहां तक आवाज जाए, मैथ वाले आके कहने चाहिए कि सर थोड़ा सब्र रखो, हमारे भी CUT है, समझ आ रही है? तो अपने उनकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, अपने अपने में मस्त रहना है, ठीक है ना? पास वाले भले ऑफिस वाले काम कर रहे हो तो ऑफिस वाले आगे कहे सर हमें भी काम करने दो, ठीक है ना? तो मजा आए रे, ठीक है ना? थोड़ा दूसरों को डिस्टर्ब करने में मजा आना चाहिए। समझ में आ रही है बात मेरी? अपने टेंशन नहीं लेनी कि पास वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचे, उसका ठेका अपने ले नहीं रखा है। समझ में आई बात मेरी क्या? अपने अपने में मजे रहो, ठीक है ना? सोचने वाला सोचता रहेगा, ठीक है? दिक्कत नहीं लेनी। फिर से सुन लो फटाफट वापस से एक बार सुन लो। कितनी ग्लैंड्स अपन को पढ़नी है? 3। 3 में पहली कौन सी है? शुक्राशय। दूसरी कौन सी है? प्रोस्टेट। तीसरी कौन सी है? काउपर। काउपर का दूसरा नाम क्या है? बर्बोयूरेथर। पहली बात करते हैं, शुक्राशय कितना था? एक की एक जोड़ी, एक जोड़ी। टोटल सीमन का कितने प्रतिशत भाग बनाता था? 60 से 65% भाग। इसमें टोटल कितने पदार्थ याद रखने हैं? 3। 3 में पहला कौन सा है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या काम करेगा? शुक्राणु ईंधन की बात है। दूसरा कौन सा होगा? कैल्शियम। और तीसरा कौन सा होगा? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करने वाला है? इसको गाढ़ा करने वाला है। और इस फाइब्रिनोजन को एक्टिव करने का काम कौन करेगा? कैल्शियम। दूसरे की बात करते हैं, दूसरी ग्लैंड कौन सी थी अपने पास? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि एक होगी कि डबल होगी? एक होगी। एक होगी तो बताओ यहाँ पे ये टोटल सीमन का कितने प्रतिशत भाग बनाएगी? 25 से 30% भाग बनाएगी। 25 से 30% भाग बनाएगी। तो बताओ यहाँ पर कितने पदार्थ तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं? कितने याद रखने हैं? 2। 2 में पहला कौन सा है? कैल्शियम। दूसरा कुछ एंजाइम। एंजाइमों में भी कौन सा याद रखना है? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन क्या करेगा? पदार्थ को, वीर्य को क्या करेगा? पतला करेगा, गाढ़ा करेगा? पतला करेगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अगर मैं यहाँ पे लास्ट वाले की बात करूं, लास्ट वाला कौन सा था? काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड जो होगी टोटल कितने, वीर्य का कितने प्रतिशत भाग बनाएगी? 1 से 5% भाग। सिंगल होगी कि डबल होगी? डबल होगी। अगर मैं पूछूं यहाँ पर इसके द्वारा क्या रिलीज किया जाएगा? श्लेष्मा। श्लेष्मा रिलीज किया जाएगा। श्लेष्मा कितने काम करेगा? 2। पहला क्या काम करेगा? स्नेहन का। दूसरा क्या करेगा? एसिडिटी को क्या करेगा? खत्म करेगा। समझ में आई बात मेरी क्या? यहां तक किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछ लो, पहले लिख देना यहां पर नीचे की तरफ जहां पे वो लिखा है तुमने, यहां पे वापस भूल जाओगे। ये क्या करेगा? गाढ़ा बनाएगा और ये पतला बनाएगा। और दोनों इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव करने के लिए यहां पर क्या होगा? कैल्शियम होगा। क्या? जीवन काल शुक्राणु का? शुक्राणु का रिलीज होने के बाद कम से कम 48 घंटे मैक्सिमम होता है। 24 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद समाप्त हो जाता है। वैसे बनने का प्रोसेस तो 78 दिन का होता है। 70 प्लस दिन लगते हैं, ठीक है ना? कहीं 68 लिखा है, कहीं 72 लिखा है, ठीक है ना? बनने का, ठीक है ना? जो बन रहेंगे नहीं, अभी स्पर्म बनाएंगे अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, उसमें प्रॉपर एक परिपक्व मैच्योर स्पर्म बनने में लगभग 70 दिन का समय लगता है, ठीक है ना? चलो लिख दिया ये वाला, ये लिख देना। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब समझना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर स्पर्म बना है, ध्यान से सुनना। स्पर्म यहाँ पे बना है, इस पूरे पथ से केवल और केवल स्पर्म गुजर रहा है। अब स्पर्म यहाँ पर शुक्राशय में आने पर, सेमिनल वेसिकल में आने पर, यहाँ पर इसका सीमन का 60 से 65% भाग रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है ना? फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आया, 25 से 30% भाग रिलीज कर दिया। और फिर बचा हुआ 1 से 5% भाग रिलीज कर दिया। और अब ये पेनिस से होते हुए बॉडी से बाहर निकलता है। पेनिस जो होता है वो वैसे कौन सा भाग होता है बताओ? सहायक नलिका होती है कि सहायक ग्रंथियां होती है? क्या होता है? बाहरी जनेंद्रिया, एक्सटर्नल जेनेटेरिया। समझ में आ रही है? बताया था कि नहीं पहले ही, ठीक है ना? तो ये वाला बाहरी जनेंद्रिया हो गया, पूरा का पूरा पार्ट इतना। अब इसी की बात करते हैं। इसके अंदर 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, 2 प्रकार के उत्तक होते हैं, जो नलिका की फॉर्म में होते हैं, जो ट्यूब की फॉर्म में होते हैं। जो अंदर वाला उत्तक जो तुम्हें दिख रहा है उसका नाम क्या है? कॉर्पस कैवनोसा। और बाहर की तरफ जो तुम्हें दिख रहा है उसका नाम क्या है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम देखो पूरे पेनिस में फैला हुआ है। समझ आ रहे? पहला क्वेश्चन यही है, निम्न में से कौन सा उत्तक जो होता है जो पेनिस में, पूरे पेनिस में फैला हुआ होता है, ठीक है ना? शाफ्ट वाले में और ग्लांस वाले में, यानी पूरे शीर्ष वाले भाग तक, ठीक है ना? उसका नाम क्या है?
कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। रेड कलर का मैंने आधे रास्ते तक बनाया है, समझ में आ रही है बात मेरी का? जबकि ब्लू वाला जो बनाया गया वो पूरे तक। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, पूरे पेनिस के अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो कौन सा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। लेकिन ये केवल कुछ भाग तक ही सीमित रहता है। समझ में आई बात मेरी क्या? ये दोनों ही एक मसल के साथ मिलकर के, एक मसल्स होती है जिसका नाम होता है कूरा पेशी, कूरा मसल। अब देखो यहां पर सुनना ध्यान से, यहां पे क्या होता है, जो कूरा मसल होती है इसमें क्या होता है? शिथिलन होता है, रिलैक्सेशन होता है। जैसे ही रिलैक्सेशन होता है इन पूरी की पूरी दोनों ट्यूब के अंदर, कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, दोनों उत्तकों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आकर क्या बढ़ जाता है? ब्लड बढ़ जाता है। समझ में आ रही है बात मेरी का? और जैसे ही यहां पे आकर ब्लड बढ़ जाएगा, पेनिस की साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और ये साइज बढ़ करके 2 से 3 गुना तक हो सकती है, 2 से 3 टाइम्स तक हो सकती है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? पेनिस इरेक्शन कहते हैं, और हिंदी में शीशन उद्घर्षण कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, शीशन उद्घर्षण में कौन सी पेशी जिम्मेदार होगी? कूरा पेशी। संकुचन होगा कि शिथिलन होगा? शिथिलन होगा। शिथिलन होगा तो दो उत्तकों के अंदर आके क्या बढ़ जाएगा? ब्लड बढ़ जाएगा। और दो उत्तक में पहला उत्तक कौन सा है? कॉर्पस कैवर्नोसा। दूसरा कौन सा है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो दोनों उत्तकों के नाम अच्छे से याद रखना है। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन यही पूछा जाता है, पेनिस में कौन सा उत्तक पूरी संरचना में पाया जाता है? तो वो कौन सा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। समझ में आई बात मेरी क्या? अब इसके बाद सुनना, शीशन का शीर्ष वाला भाग, सबसे आगे वाला भाग जो होता है वो हल्का सा मोटा होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ग्रांड पेनिस कहते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शीशन मुंड कहते हैं। इस शीशन मुंड की बात की जाए तो इस शीशन मुंड पर वैसे पूरे के पूरे पेनिस पर एक स्किन पाई जाती है, त्वचा पाई जाती है। लेकिन जो इसके टॉप वाले ग्रांस पेनिस पर पाई जाती है, इस स्किन को अपन क्या बोलते हैं? प्यूपिस कहते हैं, या क्या कहते हैं? फॉर स्किन्स कहते हैं। कुछ धर्मों में, कुछ विशेष स्पेसिफिक धर्मों के अंदर क्या किया जाता है? इस फॉर स्किन को क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। और इस कट करने की क्रिया को सर्कमसेशन कहते हैं। और सर्कमसेशन करने से, इस स्किन को काटने से क्या होता है कि एसटीडी रोग जो होते हैं उनके होने की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एसटीडी कौन से होते हैं? यौन संचरित रोग, जो तुमने पढ़े भी है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी सही। जैसे तुमने सुना हो तो एड्स है, गोनेरिया है, सिफिलिस है, ठीक है ना, क्लेमेडिया है, ऐसे बहुत सारे रोग है। अपन 7-8 रोगों की बात करेंगे, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे रोग जो होते हैं उनके होने की तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों होती है? सुनना, जैसे तुमने देखा होगा, जैसे अपन झाड़ू निकालते हैं कि नहीं निकालते? अरे कभी काम पड़ा है कि नहीं पड़ा? तो झाड़ू निकालते हो तो बताओ कचरा कहाँ पे ज्यादा रहता है? एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को पता है, एक्सपीरियंस है सबको, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कचरा कहाँ पे होगा? कॉर्नर वाले हिस्सों पे होगा कि नहीं होगा? यहां पर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि स्किन के यहां पर मोड़ होता है और यहां पर गंदगी इकट्ठा होने की संभावना क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। डस्ट इकट्ठी होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर इस स्किन को यहां से काट दिया जाएगा तो ये तो ओपन हो जाएगी, फिर यहां पर डस्ट इकट्ठा होने की या गंदगी इकट्ठा होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे एसटीडी रोग होने की जो कैपेसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रही है? फिर से सुन लेना, अगर मैंने बोला पेनिस में तो कितने उत्तक याद रखने हैं अच्छे से? 2। पहला उत्तक कौन सा? कॉर्पस कैवर्नोसा। दूसरा कौन सा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कौन सा उत्तक पूरे पेनिस में फैला होगा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। समझ में आ रही है बात मेरी का? अगर पेनिस में इरेक्शन करना है तो कौन सी पेशी रेस्पॉन्सिबल होगी? कूरा पेशी। संकुचन करवाना है कि शिथिलन करवाना है? शिथिलन करवाओगे तो बताओ दोनों उत्तकों के अंदर क्या आके बढ़ जाएगा? ब्लड बढ़ जाएगा। ब्लड बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। कितने गुना बढ़ जाएगी? 2 से 3 टाइम्स तक बढ़ जाएगी। और साइज 2 से 3 टाइम्स तक बढ़ना पेनिस इरेक्शन कहलाता है, या पेनिस उद्घर्षण या शीशन उद्घर्षण कहलाता है। इस शीशन का शीर्ष वाला भाग हल्का सा फूला हुआ होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ग्रांड पेनिस कहते हैं। और ग्रांड पेनिस जो होने वाला है, इसके यहां पर पाई जाने वाली स्किन क्या कहलाती है? प्यूपिस या फॉर स्किन कहलाती है। और प्यूपिस और फॉर स्किन को हटाने से कौन से रोग होने की संभावना बढ़ेगी, घटेगी? घटेगी। कौन से रोग? एसटीडी। समझ में आई बात मेरी क्या? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लो।
यहाँ तक कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो पहले पूछ लेना, 2-3 पॉइंट अपन लिखेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। चलो देखो, शुक्राणु पथ, वैसे अब तुम्हें ही बताना है। मेल रिप्रोडक्टिव में बस एक ही टॉपिक बाकी है अब, हार्मोन कंट्रोल, स्पर्म पाथ। चलो बताओ, सबसे पहले स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे करोगे बताओ? शुक्र जनन नलिका, यहीं से अपन स्टार्ट करें। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहीं से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वही भाग होता है जहां किसका फॉर्मेशन करना है तुम्हें? स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन। अब देखो इसके बाद, अब यहां से स्पर्म को आगे कहां भेजोगे बताओ? रेटे टेस्टिस या ट्यूबरी रेक्टी अपन खा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेटे टेस्टिस, इंग्लिश का नाम याद रखो। होता क्या है ये भी लिख देता हूं, ट्यूबरी रेक्टी का कॉम्प्लेक्स। आगे इसके बाद कहां पे जाना है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वास एफ्रेंशिया। अगर इन पार्ट्स की बात करें तो इसके कार्य की बात करें तो वैसे बहुत सारी पतली नलिकाएं होती हैं, बहुत सारी पतली नलिका, और इनका मेजर फंक्शंस होता है कि जो स्पर्म होंगे इनको कहाँ से बाहर निकालना है? वृषण या टेस्टिस से बाहर निकालना है। समझ में आई बात मेरी क्या? तो ये इसका मेजर फंक्शन भी होगा। इसके बाद कहां पे जाना है अपन को? एपिडिडाइमिस अधिवृषण, ये कुंडलित भाग होता है, कुंडलित होने के साथ लंबा भी होता है, ठीक है ना, 6 मीटर लंबा होता है ये कम से कम। और यहाँ पे 2 काम भी होते हैं, एक तो होता है स्पर्म का स्टोरेज और तथा दूसरा क्रियात्मक परिपक्वन। इस संडे टेस्ट भी है तुम्हारा, पता है ना तुम्हें? इस संडे होगा, ठीक है ना, हर संडे होगा, समझ गए ना, हर संडे होगा, ठीक है ना, तीनों जितना पढ़ा है उतना ही आएगा। समझ गए बात मेरी क्या? अभी जो टॉपिक चल रहा है जहाँ तक होगा सैटरडे को उतना ही तुम्हारे संडे को टेस्ट में आएगा, ठीक है ना। लगभग इस बार थोड़ा छोटा ले रहे हैं क्योंकि पोर्शन थोड़ा छोटा है, तो इस बार तो वैसे 100 क्वेश्चन ही देंगे, ठीक है ना। 33, 33, 34, समझ आए? अपने तो 17 क्वेश्चन है, समझ गए बात मेरी क्या? 33 क्वेश्चन फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के और 34 तुम्हारे बायोलॉजी के। ये मान के चलो इस बार बीएससी नर्सिंग वाला पैटर्न ही ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक बार 50-50 क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। अगले टेस्ट में वैसे सिलेबस एक चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद तुम्हारे जो 50, फिर तुम जो देना चाहो दोनों ही पेपर बनाएंगे, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग वाला तो देना ही है, तुम चाहो तो ये वाले पेपर भी देख लेना, ग्रुप में आ जाएंगे या फिर एक्स्ट्रा होंगे तो दोनों ही दे देना। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो इसमें 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 50
बायोलॉजी के। लेकिन मेन चीज है जो टारगेट तुम्हारा पहला है उसका टेस्ट प्रॉपर तरीके से देना, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें टेस्ट में ये नहीं कि सवाल आ रहे कि नहीं आ रहे, वो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन दूसरा फैक्टर है टाइमिंग। टाइमिंग मैटर करेगी, तो जितने घंटे का है उसी घंटों में इसको कंप्लीट करना है। हो सके तो 10-15 मिनट पहले खत्म करना है, क्योंकि 10-15 मिनट वहां तुम्हारे खराब होंगे, ठीक है ना। कभी अंगूठा लगाना, कभी चेक करने आएंगे, कभी फोटो खींचने आएंगे, समझ में आ रही है बात मेरी क्या। तो 15-20 मिनट का मान के चलो, वहां तुम्हारे ज्यादा लगेंगे, यहाँ पे तुम्हें उससे कम में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, या पूरा पेपर है वो कंप्लीट करना है। तो ध्यान रखना, इस बार भी टेस्ट होगा, ऐसे मत सोचना कि अभी स्टार्ट हुआ है तो टेस्ट होगा कि नहीं होगा, होगा टेस्ट बकायदा। समझ में आ रही है। तो इसीलिए पहले ही बोला हूँ, साथ के साथ पढ़ते रहना। जो हो रखा है वैसे स्टार्टिंग में कम ही है, तो कोशिश करना कि एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो, ठीक है। और हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि तुम्हारे सही नहीं हो, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात में देगा। तो दोनों में कौन जीतता है वो तो बाद की बात होगी, ठीक है ना। अभी तो स्टार्टिंग है, तो फिर बाद में अपन देखेंगे, थोड़ा बहुत शर्ट वर्ट भी लगा देंगे। अभी तो क्या सिंपल क्वेश्चन ही बनेंगे, फिर तो रसगुल्ला वसगुल्ला की नहीं, अब तुम बड़े हो गए, अब क्या रसगुल्ला खाओगे रे। एपिडाइमिस के बाद अगला भाग कौन सा है, वास्ट डिफरेंस। अंतिम भाग जो होता है फूला हुआ होता है, और उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्पुला। और एम्पुला में शुक्राणु का परमानेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थायी भंडारण। जब तक इनको बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक जो भंडारण किया जाएगा यहीं पे किया जाएगा। और वहाँ यहाँ से आगे सहायक ग्रंथियाँ, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ईडी के बाद स्क्लनीय नलिका एजुकेटेड डक्ट के बाद तीनों ही ग्रंथियां, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरा काउपर या बर्बोयूरेथर ग्रंथि, और बाद में पेनिस से होते हुए बॉडी से बाहर। चलो यहां तक लिख देना। ये पूरा पथ है, शुक्राणु का पथ है कंप्लीट। इसके बाद लास्ट टॉपिक आज का कर देते हैं अपन, हार्मोन कंट्रोल। थोड़ा बहुत देख लेते हैं हार्मोन कंट्रोल। चल लिख दिया सबने, हाँ लिख दे भाई, लिख दे तू। क्या रे, लिख दिया आप तो, लिख ले। मारी ब्रदर करडा बावड़ा। सेंटर में लगानी थी, इन्होंने इधर लगा दी रे। चलो हटा दो इसको। चलो देखो अब, हटा दो। अब देखो यहाँ पे मेल के अंदर हार्मोन कंट्रोल कैसे किया जाता है उसी की बात करते हैं। नर में हार्मोन नियंत्रण की बात कर लेते हैं, और ये कैसे किया जाता है उसी की बात करते हैं अपन। हार्मोन कंट्रोल की मैकेनिज्म देखते हैं। और ये हार्मोन कंट्रोल कैसे होगा सुनना। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पास जो भाग है, ठीक है ना, जो थोड़ा सा कम काम करता है, ठीक है ना, वो भाग कौन सा है तुम्हारा, मस्तिष्क, ठीक है ना। लोग समझ जाते हैं अपने आप, ठीक है ना। अब बताओ जो मस्तिष्क होता है इसके अंदर कितनी ग्रंथियां होती है तुम्हारी, कितनी ग्रंथियां बताओ, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी है तुम्हारे ब्रेन के अंदर, बताओ। एक तो है तुम्हारा, देखो यहां पे देखो, पहला कौन सा है, हाइपोथैलेमस। अरे है कि नहीं है रे, कम काम करता वो अलग बात है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है बताओ, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। और तीसरा कौन सा होता है बताओ, पीनियल ग्लैंड्स, ठीक है ना।
पीनियल ग्लैंड। अगर मैं इन तीनों की बात करूं वन बाय वन, वैसे इस टॉपिक में अपन को 2 ग्लैंड्स के काम पड़ेगा, ज्यादा का नहीं पढ़ने वाला, ठीक है ना। 2 ग्रंथियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक हाइपोथैलेमस और दूसरा कौन सा, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, वैसे थोड़ा सा बता देता हूं हल्का सा। वैसे तुम्हें पता होगा तुम्हारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन है सबके पास के नहीं है, हाँ काम थोड़ा कम करे वो अलग फैक्टर है तो सही ना, ऊपर थोड़ा बहुत तो पड़ा है ना बाहर, लेकिन इधर से उधर घूमते रहते हो कि नहीं करते। ये जो ब्रेन होता है इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं अपन, कितने भागों में डिवाइड करेगा, 3। 3 में पहला कौन सा है, कौन सा, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। दूसरा कौन सा है, मिड ब्रेन यानी कौन सा, मध्य मस्तिष्क। तीसरा कौन सा, पश्च मस्तिष्क। समझ में आ रही है बात मेरी का। अगर मैं बात करूं इन तीनों पार्ट्स में सबसे बड़ा पार्ट्स कौन सा होने वाला है तुम्हारे पास, अग्र मस्तिष्क यानी फॉर ब्रेन। अगर मैं बात करूं यहां पे इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में। 2 भागों में पहला कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क, नाम सुना है कि नहीं सुना है, और दूसरा तुम्हारा खुद का नाम है जो कभी भूलते नहीं हो, क्या नाम होता है, डायनसेफेरॉन। क्या नाम होता है, डायनसेफेरॉन। डायनसेफेरॉन के कितने भाग होते हैं बताओ, 3। 3 में पहला कौन सा होता है, एपिथैलेमस। दूसरा कौन सा होता है, थैलेमस, और तीसरा कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। ये डायनसेफेरॉन के 3 भाग होते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, ये डायनसेफेरॉन के 3 पार्ट्स हो जाएंगे। अब डायनसेफेरॉन का जो ऊपर वाला, जहां पर भी बायोलॉजी में एपी आ जाए, एपी, समझ में आ रही है, इसका मतलब ऊपर वाले भाग की बात कर रहा है। समझ में आ रही है, जैसे तुमने पढ़ा भी होगा एपिडर्मिस यानी सबसे बाहर वाला भाग होता है कि नहीं होता, तो वैसे के वैसे जहां पर भी एपिडर्म आ जाए वो सबसे बाहर वाले भाग की बात कर रहा है, सबसे ऊपर वाले भाग की बात कर रहा है। तो यहां पर भी डायनसेफेरॉन, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा पूरा का पूरा फॉर ब्रेन है यानी अग्र मस्तिष्क है, और ये इसका डायनसेफेरॉन, ये पूरा का पूरा प्रमस्तिष्क, ये डायनसेफेरॉन। इसका ये छत वाला भाग यानी टॉप वाला हिस्सा होगा, वो कौन सा भाग कहलाएगा, एपिथैलेमस। और ये एपिथैलेमस क्या होता है पता है तुम्हें, जो पीनियल ग्रंथि होती है वो वास्तविकता में एपिथैलेमस ही है और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। थैलेमस का कार्य अभी अपन को बात नहीं करना। और नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस अपनी बॉडी में बहुत सारे काम करता है, ये हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है। कौन से हार्मोन अपने काम के उसी की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जरूर याद रखना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन बता रहा हूं, वैसे 11th का है, पूरा का पूरा 11th में पढ़ोगे तुम, बाकी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जितना अपने काम का अभी आएगा थोड़ा बहुत वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये अपना हाइपोथैलेमस है, ये कौन सा हो गया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, कैविटी होती है, और उस कैविटी का नाम क्या होता है बताओ, सेला टर्शिका। क्या नाम होता है कैविटी का, सेला टर्शिका। और उसी कैविटी के अंदर, इस कैविटी के अंदर अपनी पूरी की पूरी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, 2 पालियां होती है, 2 लोब्स होते हैं ऐसे, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली। पहली वाली को क्या बोलते हैं, एंटीरियल अग्रपाली। और इसी का एक और नाम होता है, पता है कौन सा होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस। ये नाम अच्छे से याद रखना, क्या नाम होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस। और दूसरी कौन सी होती है, पचपाली। और इसको क्या बोलते हैं बताए, न्यूरोहाइपोफाइसिस। फिर से सुन लेना, सबसे पहले ऊपर कौन सा होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे एक कैविटी होगी, कैविटी का नाम क्या होगा, सेला टर्शिका। सेला टर्शिका में कौन सी ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में कितनी पालियां होगी, 2। पहली कौन सी, अग्रपाली, दूसरी कौन सी, पचपाली। अग्रपाली का दूसरा नाम क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस। पचपाली का दूसरा नाम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अग्रपाली के अंदर 2 छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं, पिंड्स होते हैं। और ये पहला जो पिंड होता है उसका नाम क्या होता है, किसी को पता है क्या, पार्स डिस्टेलिस। क्या नाम होता है, पार्स डिस्टेलिस। और दूसरे पे का नाम क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया।
क्या नाम होता है? पार्स इंटरमीडिया। और यहां पे केवल एक ही होता है और उसका नाम क्या होता है? पार्स नर्वोसा। फिर से सुन लेना एक बार वापस से। सबसे ऊपर कौन सी ग्लैंड होगी? पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होगी? कैविटी। कैविटी का नाम क्या होगा? सेला टर्शिका। उसमें कौन सी ग्रंथि होगी? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में कितनी पालियां होगी? दो। दो में पहली कौन सी? अग्रपाली। दूसरी पचपाली। अग्रपाली का दूसरा नाम क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस। पचपाली का दूसरा नाम क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। अग्रपाली में या एडिनो हाइपोफाइसिस में कितने पिंड याद रखते हैं? दो। पहला बड़े आकार का होगा उसका नाम क्या होगा? पार्स डिस्टेलिस। और छोटे आकार वाले का नाम क्या होगा? पार्स इंटरमीडिया। और पचपाली या न्यूरो हाइपोफाइसिस में कितने पिंड होंगे? एक। क्या नाम होगा? पार्स नर्वोसा। समझ में आ रही है बात मेरी? का क्यों बताए अभी पता चल जाएगा। अग्रपाली के हार्मोन्स यहाँ अपने काम के हैं इसीलिए बता रहा हूँ। समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे एक चीज सुनना, अभी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन था, ठीक है ना, और बहुत सारों ने गलत भी किया था, ठीक है ना। नीट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, वैसे एनसीईआरटी की एक लाइन ही थी 11th की। अब देखो तुम्हें पता है हाइपोथैलेमस होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसका नाम पता है क्या? सुपर कमांडर भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि को अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी अपन ग्रंथियां पढ़ेंगे, ग्लैंड्स पढ़ेंगे, उसमें से सबसे ज्यादा हार्मोन इसी ग्लैंड से सिक्रेट होंगे। कम से कम 9 हार्मोन्स पढ़ेंगे। लेकिन इस पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल भी जो किया जाता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कितनी तरीकों से करता है? सुनना, 2 तरीकों से। अगर उसे अग्रपालिका या एडिनो हाइपोफाइसिस का कंट्रोल करना है तो वो यहां से क्या भेजेगा? हार्मोन भेजेगा। समझ में आ रही है बात मेरी? क्या समझोगे नहीं? हार्मोन भेजे जाएंगे यहां से और यही हार्मोन इनका कंट्रोल करेंगे कि इसको सिक्रेट करवाना है कि नहीं करवाना। यानी अग्रपालिका कंट्रोल हाइपोथैलेमस करेगा, लेकिन किसके माध्यम से करेगा? किसके थ्रू करेगा? हार्मोन के थ्रू। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पचपालिका कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा, यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस का कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन किसके माध्यम से करेगा? न्यूरॉन्स के माध्यम से। डायरेक्ट यहां से न्यूरॉन्स आएंगे और न्यूरॉन सीधा इसका कंट्रोल करने वाले। समझ में आ रही है बात मेरी? का यही क्वेश्चन था लास्ट ईयर की। निम्न में से कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसका डायरेक्ट कंट्रोल हाइपोथैलेमस से किया जाता है? तो कौन से आंसर लगाते हैं? अग्रपाली वाले की पचपाली वाले? यानी एडिनो हाइपोफाइसिस वाले के न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले? न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले। समझ में आ रही है बात मेरी? का अभी इतना डिटेल में अपन को जाना नहीं है, बस केवल इनके नाम जरूर याद रखने। एक बार वापस बता रहा हूं, हाइपोथैलेमस के नीचे क्या रखनी है? गुआ या कैविटी, जिसका नाम क्या होगा? सेला टर्शिका। जिसमें कौन सी ग्रंथि होगी? पीयूष ग्रंथि, जिसकी कितनी पालियां होगी? 2। पहली पाली कौन सी? अग्र। दूसरी कौन सी? पच। अग्रपाली में कितने पिंड होने वाले हैं? 2। अग्रपाली का दूसरा नाम कौन सा याद रखना है? एडिनो हाइपोफाइसिस। जो पिंड बड़ा होगा उसका नाम क्या होगा? पार्स डिस्टेलिस। छोटे पिंड का नाम क्या होगा? पार्स इंटरमीडिया। दूसरी जो पाली होने वाली, दूसरी पाली का नाम क्या है? पचपाली, जिसका दूसरा नाम क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। जिसमें कितने पिंड होंगे? 1, जिसका नाम क्या होगा? पार्स नर्वोसा। समझ में आ रही है बात मेरी? का यही तक याद रखना है। अगले टर्न पे अपन इसकी पूरी मैकेनिज्म देखेंगे, खत्म करेंगे इसको, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव खत्म हो जाएगा, फीमेल अपन स्टार्ट कर देंगे। फीमेल तक होगा लगभग संडे तक, तो फीमेल तक तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन